हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो लेक्चर है और आज का जो सेशन, एक नई शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास की। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर क्लास में आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आज आपका यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो रहेगा आपके सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। इसके बाद रेस्ट जितनी क्लासेस आएंगी वो आपके ऐप पे रहेगी, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे रहेगी। उस पर आपके लाइव क्लासेस चलेंगी, उस पर आपको सारे सिलेबस का कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। प्लस सेशंस भी रहेंगे, लेक्चर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। होप आप सब कोई ज्वाइन कर लिए हो। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ मी सिमरन शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। ओके, तो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्ड जो है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे बेस्ड है। मैनेजमेंट क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आए हैं। तो यही पूरा जो आपका, आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि हमने आपके लिए सिलेबस डिस्कशन भी कराया था। मैं खुद ही कराई थी आपका सिलेबस डिस्कशन। तो सिलेबस डिस्कशन जब हम कराए थे तो उसमें आपको बताया गया था एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले यूनिट में क्या पढ़ना है, दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। 4 यूनिट थे आपका, तो चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी डिस्कशन हो चुकी थी। ठीक, तो आज जो है यूनिट 1 की शुरुआत है। यूनिट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हेडिंग लिखा भी है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको यूनिट 1 की जो है वो इंट्रोडक्शन पूरा एक तरह से है मैनेजमेंट का, तो वो प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसमें लेंदी चीज़ें हैं, जैसे इवोल्यूशन, कैसे मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे पहले क्या कॉन्सेप्ट थे, ट्रेडिशनल पॉइंट्स क्या थे, ट्रेडिशनल व्यू क्या था, फिर उसके बाद मॉडर्न व्यू क्या आया। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज इस क्लास में बता सकूं। सारे कंटेंट हमारे पास हैं आज यहीं पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, चलो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है देखना, क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्या है, मैनेजमेंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि एक सबसे पुराना एक्टिविटी है, ह्यूमन का सबसे पुराना एक्टिविटी है। कैसे, थ्योरीज जब नहीं भी बनी थी, कोई थ्योरी मैनेजमेंट की नहीं आई थी, उसके पहले भी हर कोई अपनी चीज़ों को मैनेज कर ही रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अपनी चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट। अपनी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, राइट थिंग को राइट प्लेस पे रख रहे हो, राइट टाइम पे रख रहे हो, तो ये चीज़ क्या हो गया, मैनेजमेंट के अंदर आ गया। ठीक, आप अपना पढ़ाई करने गए हो तो पढ़ाई का टाइमिंग है, किस टाइम पे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, किस किस हिसाब से पढ़ोगे, कितने डेट तक कंप्लीट कर लेना है, कब आपका एग्जाम आने वाला, उसके पहले पीवाईक्यू कब सॉल्व करोगे। तो ये जो मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, हर जगह ये चीज़ चल रहा है। फिर जब कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, तब ये मैनेजमेंट पढ़ना क्यों पड़ा, क्यों पढ़ाया जाने लगा, मैनेजमेंट की पोस्ट कैसे आने लगी, मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर की पोस्ट क्यों आने लगी, क्योंकि फिर देखा गया कि सबके अंदर, मतलब मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। हर जगह एक तो यूज करना है। कैसे यूज करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप जॉब करने जाओ, वहां आपका मैनेजर का आपका रोल रहे, ठीक है, वहां आपको लीडर का रोल मिले, वहां आपको चीजों को ध्यान देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में चले जाओ, वहां पर भी आपको अपनी क्लासेस को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, कंटेंट को मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, ये सारी चीज। डॉक्टर प्रोफेशन में चले जाओ, वहां पर भी, उस प्रोफेशन में भी सारे चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब बिजनेस में चले जाओ तो बिजनेस में भी चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब इन शॉर्ट हर केस में आपको मैनेजमेंट तो करना ही करना है। और क्यों, बीकॉम के आप स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो या बीबीए के हो, जो भी दोनों बच्चे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के हो अगर, तो बीकॉम का भी बच्चा देख सकता है और बीबीए का भी स्टूडेंट देख सकता है, क्योंकि दोनों में ही ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके हो, चाहे एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट करके हो, दोनों में कंटेंट सेम है, सेम ही चीज़ पढ़ना है, मैनेजमेंट ही पढ़ना है आपको। सो कहीं ना कहीं आप एज अ बीबीए स्टूडेंट या एज अ बीकॉम स्टूडेंट हो, तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या करना है, बिजनेस करना है, जॉब जाना है, जॉब करना है, कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, कंपनीज में अपने आप को एज अकाउंटेंट या सीए करना है, सीएस करना है, अलग से ऐसे कोर्स करना है, या गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों ना जाना हो, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब क्यों ना चाहिए हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका बेस है, कैसे
आपको तो एक प्रोफेशनली जगह पे तो आपको चीज़ें सिखाएगा ही कि आपको वहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, ये सब चीज़ तो प्रोफेशनली आपको सिखाएगा ही। आपके पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ आ जाएगा। आप अपने घर में, अभी आप छोटे हो और बड़े होगे तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे होगा? इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल ऑफ टास्क होंगे, ये भी करना है, ये भी करना है, इनका, सबका करना हो, तो कैसे उस चीज़ को इसी 24 घंटे में मैनेज कर रहे हो, यही सिंपली मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये जो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो है, वो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, हमेशा से है, ठीक? स्टार्ट कहाँ से? जो पिरामिड इन इजिप्ट, इजिप्ट में जो पिरामिड बना था, वहाँ पर भी वो कैसे बनेगा, सारी प्लानिंग हुई थी, उसमें लोग चाहिए थे, लोगों कौन से लोगों को लेके आना है, कौन कर सकेगा, कौन बना सकेगा। तो यहाँ से लेके पूरा आज इन्फोसिस हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, हर जगह ये मैनेजमेंट रहता ही रहता है। तो इसी के साथ इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन दिया गया था, ठीक? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, लिखा है मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। अब सिंपली अब सवाल आ रहा था क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ये कॉर्पोरेट फील्ड में जाओ तो हमें मैनेजमेंट समझना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ हर काम आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक? हर काम, अगर कोई टीम में आप रह रहे हो, आपको 10 लोग की टीम दी गई है, 20 लोग की टीम दी गई है, तो अगर आपको उनको मैनेज करना है या किसी काम को मैनेज करना है, जो काम हायर अथॉरिटी से मिला है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो सब काम आप खुद अपने हाथों से, अपने तरीके से, खुद से नहीं कर सकते हो, खुद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो आपको मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए कि आप कैसे सब लोगों से, बाकी जितने आपके टीम में लोग हैं या आपके नीचे अंडर लोग हैं, तो उन सब लोगों से कैसे आप काम करा सकते हो, बेहतर तरीके से, टैक्टफुली कैसे काम करा सकते हो, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट का सबसे छोटा डेफिनेशन आपको बताऊं, कुछ डेफिनेशन ना मिले, सबसे छोटा डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, इसको ऊपर कर दूं, ठीक? सबसे छोटा डेफिनेशन अगर हम बताएं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट is equals to, management is equals to manage the men with in a tactful manner, manage men in a tactful manner। मतलब मेन को मैनेज करना है टैक्टफुली। मेन में मेन विमेन सब आ जाता है ना, जनरली एक टर्म यूज किया जाता है मेन को, तो मेन में मेन टैक्टफुली उसको मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या सिर्फ मैम मेन को ही मैनेज करना है क्या? मतलब सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को, एमएन मतलब एचआर, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्या उनको ही मैनेज करना है? जो आपके टीम के लोग हैं बस उनको ही मैनेज करना है किसी कंपनी इंडस्ट्री में? नहीं, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को, उसके रिसोर्सेज जितने भी हैं आपकी कंपनी में, जितने भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं उसको लेकर हो, चाहे मार्केटिंग को लेकर हो, चाहे मेन को लेकर हो, हर जगह, हर फिनेंस को लेकर हो, पैसा फंड कहाँ से आना है, कितना खर्च करना है, उसको मैनेज करने की बात हो, इन सब चीज़ को मैनेज करना टैक्टफुली तरीके से, लेकिन स्मार्ट तरीके से, टैक्टफुली तरीके से, क्लेवर तरीके से आपको मैनेज करना है, ताकि काम हो जाए और किसी को कुछ ऐसा फील ना हो कि किसी से ज़्यादा काम करा लिया है, किसी से कम काम करा लिया है। मतलब बेहतर तरीके से कैसे आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप कैसे काम करा सकते हो, वो स्किल आपका आता है मैनेजमेंट में। तो इसलिए ये डेफिनेशन दिया गया था कि मैनेजमेंट इज, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर सिर्फ, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू और विथ अदर पीपल इन informally और ऑर्गेनाइज ग्रुप, बोथ एज एन आर्ट और साइंस कहा गया है इसको। मैनेजमेंट को बोथ एज अ आर्ट और साइंस कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि पहले तो स्टार्टिंग में कह दे कि एक आर्ट है कि किस तरीके से आप लोगों से काम करा सकते हो। आप फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप को, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको एक ग्रुप मिला है, कुछ सर्टन पीपल्स हैं, उनसे कैसे फॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि आप बहुत घर के तरीके से जैसे अपने छोटे भाई बहन को ऑर्डर दे दिया कि हाँ जाओ ये करके आओ या जो वो जाओ वो करके आओ, इस तरीके से नहीं, फॉर्मली तरीके से आप कैसे बेहतर तरीके से आप सामने वाले से काम करा सकते हो, किस तरीके से करा सकते हो, इसलिए वो उसको एज अ आर्ट कहा गया है। अब आर्ट क्यों कहा गया है? यहाँ पर लिखा है आर्ट क्यों कहा गया, क्योंकि आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, अपनी इनोवेशन रहता है, अपना खुद का आइडिया रहता है, अपने तरीके से आप करते हो,
बहुत वैराइटीज ऑफ पीपल आपके ग्रुप में हो सकते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी समझ जाने वाले होंगे, कुछ थोड़े लेट में समझने वाले होंगे, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े से कम एक्टिव होते हैं। सो उनको किस तरीके से, जो कम एक्टिव वाले भी हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से उनसे बात किया जाए, उनसे कहा जाए कि वो भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाए, वो भी वो काम वो कर दें। तो ये आपकी फिर क्रिएटिविटी आती है, आपका इनोवेशन आता है कि आप किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर ले रहे हो कि वो आपकी बात सुन ले, आपकी बात मान ले। तो इसीलिए इसको एज एन आर्ट भी कहा गया है मैनेजमेंट को, और एज एन साइंस भी कहा गया है, क्योंकि कुछ सिस्टमैटिक नॉलेज प्रिंसिपल, आगे पढ़ोगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा, तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ सिस्टमैटिक नॉलेज है कि किस तरीके से फंक्शन आता है, जिसमें कि पहले प्लान करना होता है, तो पहले प्लानिंग करो, फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करो, फिर लोगों को इकट्ठा करो, कौन वो काम करेगा, स्टाफिंग करो। तो मतलब ये प्रोसेस एक है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसके बेसिस पे आपको सिखाया जाता है पहले कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना चाहिए। अब उसके बाद आप अपने तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको अपनी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी तरीके से बना सकते हो कि आप वो आर्टली कैसे, आपका क्या तरीका है उसको करने का, ठीक, वो डिफर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा था मैनेजमेंट इंश्योर रिसोर्सेज। देखो यहाँ लिखा ना, रिसोर्सेज में सारे एम आ जाते हैं, मेन, मनी, इन मटीरियल, मशीन, मेथड्स, ठीक। इन कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों को कैसे मैनेज कर रहे हो, इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये भी आपको मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे आप मेन को मैनेज करो, पैसे को मैनेज करो, मनी को, मटेरियल, जो प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज होते हैं, रॉ मटेरियल या फिनिश जो भी है, फिर मशीन जो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और किस तरीके से मेथड जो यूज हो रहा है, कैसा मेथड है, ठीक, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर क्या है, इट डील्स विद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अचीविंग गोल्स इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, कंपनी टू कंपनी कंपटीशन रहता ही है, फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री कंपटीशन रहते ही हैं। तो अब उसमें आप कैसे, आप मैनेजमेंट यही सिखाता है कि आप डिसीजन कैसे लोगे, जो प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व कैसे करोगे, और साथ ही साथ कैसे अपना जो गोल है, जो आपने जिस गोल के साथ अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस गोल को कैसे कंप्लीट करोगे, ये आपको मैनेजमेंट बताता है। फिर कहता है इट इंटीग्रेट्स पीपल, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। अब आपस में चीज़ों को मिलाता भी है, जो रिसोर्सेज हैं, कौन काम करेगा, कौन किस चीज़ को सही से कर सकता है, किस तरीके से करना चाहिए, तो इन तीनों चीज़ को मिलाने का काम भी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। मतलब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, कलर चेंज कर ले रही हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। इफेक्टिवली किसी काम को, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको इफेक्टिवली पूरा करना, मतलब सही काम करना, राइट थिंग, इफेक्टिवली मतलब राइट थिंग को करना, और साथ ही साथ एफिशिएंटली मतलब राइट टाइम या राइट कॉस्ट पे करना, राइट टाइम या राइट कॉस्ट पे करना, लीस्ट कॉस्ट पे करना। सही समय पे सही काम करोगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, इसी की बात यहाँ पर मैनेजमेंट ने की है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो, स्टार्टिंग से ही कहा है मैंने कि हर जगह ये होता है, चाहे बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एवरीवेयर ये सारे मैनेजमेंट के जो स्किल है, मैनेजमेंट जो है वो यूज आता ही आता है। ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका ये LU BCom फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस आपको दिख रहे होंगे, आपका ये फर्स्ट लाइव क्लास, मतलब यूट्यूब पे आपका क्लास गया है। नेक्स्ट जितने भी क्लासेस आएंगे आपके ऐप पे रहेंगे। आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा आपके सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके कोर्स में। BCom LU की बात करें तो जितने सब्जेक्ट हैं, आई थिंक 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ मेंटरशिप मिलेगा, PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट कर लगाएंगे आपके एग्जाम आने से पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने पहले से हम लोग स्टार्ट कर देंगे PYQ सॉल्व करना। साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा बाय योर मेंटर्स आपकी मैं हूँ, साक्षी मैम है, अमृत सर है, हम तीनों ही आपको एज अ मेंटरशिप आपको देंगे। साथ ही हमारे टारगेट गुरुकुल की टीम है, वो भी पूरी लगी रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप 24/7 की बात अगर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीचे टारगेट व्हाट्सएप करके एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपका डाउट भी हम जो अपने तरीके से आप समझ सकते हैं आपको कि आपको क्या क्या डाउट आ सकते हैं, वो तो हम बताते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। बट आपके पास अगर कुछ ऐसा डाउट है जो मिस हो गया तब भी, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। बाकी आपके कंटेंट जो सिलेबस चल रहा है, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें भी अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट अपना चलते हैं आगे। हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट से, जो कि है यूनिवर्सल एप्लीकेशन।
आप जो भी मैनेजमेंट में पढ़ते हो, मैनेजर स्किल जो आपका डेवलप होता है, लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप होती है, कैसे टीम में काम किया जाए, टीम वर्क सिखाया जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाए बेहतर तरीके से, ये सारे चीज़, प्लानिंग कैसे इफेक्टिवली हो सकता है, ये सब चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह ये अप्लाइड होता है, चाहे वो स्कूल, बिजनेस, हॉस्पिटल, एनजीओ, गवर्नमेंट, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हर जगह ये आपका एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट क्या है, गोल ओरिएंटेड है ये। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है, मैनेजर की बात करूं तो मैनेजर जो है वो वही करता है जो उसको टॉप अथॉरिटीज ने बताया होता है कि हाँ हमको ये अचीव करना है, ये हमारा सर्टेन गोल है, इसको हमें अचीव करना है, इसके लिए आप सही काम जो हो सके वो करिए। ठीक, मतलब जो जो टॉप पे बैठा है वो बताता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट थिंग। ठीक, राइट थिंग क्या है, क्या होना चाहिए, क्या मुझे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उस वो काम किसका हो जाता है, मैनेजर का हो जाता है, मैनेजमेंट का हो जाता है। ओके, सो ये गोल ओरिएंटेड होता है। अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, मैनेजमेंट देखो किसी भी कंपनी में नॉर्मल अकाउंटिंग करना कंपलसरी हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फिर बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी होता है क्या मैम, तो हाँ होता है, वॉलंटरी होता है, ऑप्शनल होता है, लेकिन हर फर्म करती इसलिए है, हर जगह किया इसलिए जाता है इसको ताकि वो कंपटीशन में रह सके, जो इन्वायरमेंट में वो सस्टेन कर सके, अपना अस्तित्व बना सके और आगे ग्रोथ ले सके। तो मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइनेंस तो सबके पास है, ह्यूमन रिसोर्स भी सबके पास है, कैपिटल भी सबके पास है, सारे रिसोर्सेज सबके पास है, उतने ही हैं जितने सबके पास हैं। ठीक, जो रिसोर्स आपको मिल रहा है वो रिसोर्स सामने वाले के पास भी हो सकता है, लेकिन कैसे आप उसके आगे हो सकते हो, अपने मैनेजमेंट स्किल से आप उस सर्टेन कंपनी से, सर्टेन पर्सन से आगे हो सकते हो। पढ़ाई की बात करें, आप लोग की बात करें, क्यों कोई टॉप करता है, क्यों फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अलग हो सकता है, या कोई चलो टॉपर्स की है इसकी बात भी नहीं करते हैं, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स में भी क्यों कोई एकदम से जल्दी सक्सेस पा लेता है और कुछ कुछ को टाइम लगता है, थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट फिर वहां आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट, अपने स्किल को कैसे इन्हांस करें, एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करें, सबको लेके चलना है तो अपनी पढ़ाई को भी लेके चलना है, कॉलेज को भी लेके चलना है, घर को भी लेके चलना है, तो कैसे इन सब चीज़ को मैनेज करना है। बहुत सारे आपने मोटिवेशनल आपने स्टोरीज सुने होंगे, कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, उनका बैक स्टोरी कि कैसे वो बना, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर वो उतने आगे तक पहुंचा। सो इसीलिए ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है कि हर कंपनी भी बेहतर लगना चाहती है, अपना एक गोल होता है उसको अचीव करना चाहती है, सस्टेन रहना चाहती है, तो इस वजह से एक ये इंपॉर्टेंट नेचर हो जाता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। सबसे पहले ही कह रहे हैं कि कैसे आपको लोगों से काम कराना है, वर्किंग कैसे आप काम करा सकते हो सामने वाले पर्सन से, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रुप मैनेजमेंट आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, टीम वर्क आ जाता है। क्लियर है। फिर इनटैंजिबल बट ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या मतलब हुआ इसका, इनटैंजिबल आपने सुना होगा, टैंजिबल होते हैं कुछ चीज और कुछ चीजें इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट। हाउ कैन वी फील इट, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको फील कर सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, हमारी चीजें सही तरीके से, सही वे में मैनेज हो रही हैं कि खराब तरीके से हो रही हैं। ठीक, तो ये इनटैंजिबल होता है बट ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच बट इट प्रेजेंस इज विजिबल इन डिसिप्लिन, ग्रोथ एंड स्मूथ ऑपरेशन। अगर आपकी चीजें डिसिप्लिन में हो रही हैं, ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है अपने फर्म में, अपने कंपनी में, और एक स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है, सही तरीके से आपका ऑपरेशन चल रहा है, तो इन तीनों चीज में, ये तीनों चीज मैनेजमेंट आपको दिखाती नहीं है लेकिन फील जरूर करा देती है। ठीक, इनके थ्रू। फिर क्या है, डायनेमिक और कंटिन्यूस होता है। हाँ, डायनेमिक है क्योंकि टाइम के साथ साथ, इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ आपको खुद को भी अडाप्ट करना होता है, अपनी चीज़ों को चेंज करना होता है, अपने टेक्निक्स को चेंज करना होगा। सिमिलरली मैनेजमेंट का भी टेक्निक्स चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ साथ। तभी वो जो इवोल्यूशन आया था मैनेजमेंट का कि पहले इस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, फिर इस तरीके से करना चाहिए, फिर इस तरीके से करना चाहिए, आज के टाइम पे इस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो चेंजेस आए, इवोल्यूशन आए मैनेजमेंट में, वो इसी के थ्रू आए हैं क्योंकि वो डायनेमिक है। टाइम के साथ साथ आपको अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा। ठीक, पहले के टाइम में आप किसी को अथॉरिटी पे हो तो आप ऑर्डर देके काम करा सकते हो, लेकिन आज के टाइम में आप अथॉरिटी पे भले हो लेकिन आप ऑर्डर देके काम नहीं करा सकते, उससे पोलाइटली सही तरीके से मोटिवेट करके उसको काम करवाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज आ जाता है मैनेजमेंट में,
साइकोलॉजी का भी मैम आ जाता है, सोशियोलॉजी का भी आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स का भी आ जाता है। कैसे आ जाता है मैम? इकोनॉमिक्स में मतलब कि अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो लोग देखना पड़ता है कि कहाँ आपके रिसोर्सेज को लगाया जाए, कितना आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको किस तरीके से परफेक्ट यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज का कर सकते हैं। ठीक, साइकोलॉजी की बात करें तो आपका एम्प्लॉय है या आपके ग्रुप में टीम मेंबर्स हैं, उनको कैसे मोटिवेटेड रखना है। ठीक, जो हमारे पुराने टाइम में जो युद्ध लड़ने जाया जाता था, तो उसका जो सेनापति होता था, कैसे अपने पूरी सेना को मोटिवेट करे ताकि वो युद्ध जीत के आए, तो ये सारा साइकोलॉजी वाला काम भी हो गया। नेक्स्ट, सोशलॉजी मतलब ग्रुप डायनेमिक्स है, ग्रुप में काम करना है तो सोशल चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। लास्टली स्टैटिस्टिक्स मतलब फोरकास्टिंग करना पहले से कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा। तो मैनेजमेंट में एक तरह से ये सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, मल्टी डिसिप्लिन से कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फोर्स मतलब हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। आप मैनेजमेंट में सबसे पहले यही पढ़ोगे कि कैसे इंटीग्रेटेड फोर्स मतलब कि अगर कोई एक इंडिविजुअल का गोल कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं जब कंपनी उस इंडिविजुअल का ध्यान रखेगी तो वो हर इंडिविजुअल फिर वो कंपनी का ध्यान रखेंगे। इसी की बात करता है कंपनी का ध्यान रखने का मतलब कंपनी का जो गोल है उसको वो अचीव करने में उसकी हेल्प करेंगे। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतना ही अगर याद कर लो आप, इतना ही वर्ड अगर छोटे छोटे से लेकर आई हूँ, बहुत लंबे लंबे लाइन नहीं लेके आई हूँ, बस ये जो यहाँ तक लिखा है हर यहाँ तक कल याद कर लो इतना, तो आपका मैनेजमेंट का जो मेन, आप चाहे इंट्रोडक्शन लिखो, चाहे नेचर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, फीचर्स लिखो, कुछ भी पूछे आपके पेपर में इससे रिलेटेड, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन मीनिंग ही क्यों ना पूछ ले, आप इन सब चीज को अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका मीनिंग ही बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया आपका मीनिंग निकल के आएगा, आपके मैनेजमेंट का डेफिनेशन और मीनिंग पूरा हो जाएगा आराम से नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ओके, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप मतलब क्या होता है? दायरा होता है कि कितने हद तक मैनेजमेंट फैला हुआ है, इसकी बात करता है कि क्या उसका लिमिट है, कितने दूर तक मैनेजमेंट है। ठीक, तो स्टार्टिंग में जब मैंने कहा है कि हर चीज में मैनेजमेंट है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका एकदम वाइड स्कोप है मैनेजमेंट का, बहुत दूर तक फैला हुआ है मैनेजमेंट। तो इसको बेसिकली हम तीन चीज में बांट देते हैं ताकि थोड़ा सा आंसर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो या समझना चाहो तो इसको समझा जा सके। तो इसको तीन पार्ट में बांटा है हमने। पहला, फंक्शनल स्कोप क्या है? फंक्शनल स्कोप मतलब क्या क्या मैनेजमेंट से किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में प्लानिंग सीखा जा सकता है, कैसे प्लानिंग किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए, प्री डिसीजन, कुछ काम करने से पहले जो भी गोल है उसके पहले जो डिसीजन होता है वो करो। फिर जो डिसाइड कर लिए, प्लानिंग कर लिए, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग मीन्स क्या हो जाता है, बहुत छोटे छोटे बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही है, तो उसको आगे डिटेल में बताऊंगी, बट फिलहाल बस इतना समझो कि अगर स्कोप, फंक्शनल स्कोप की बात करें तो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ मतलब लोगों को, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको लेके आना, कौन है बेटर इसको उस इन सारे ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग की है उसको काम करने के लिए। फिर अब उसी को डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करने में उसको मोटिवेट करना, लीडरशिप क्वालिटी सब आ जाता है। डायरेक्ट करना मतलब उस काम को देखना कि वो सही तरीके, सुपरविजन, एक तरह से सुपरवाइज करना कि वो सही से वो काम हो रहा है कि नहीं, और लास्टली कंट्रोल करना उसको ताकि वो काम सही से हो सके। ठीक, सो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आ गया। अब फंक्शनल एरिया के थ्रू भी कुछ तरीके से बांटा गया है। फंक्शनल एरिया के थ्रू तो बहुत सारे वास्ट एरिया हो सकता है, लेकिन एज अ कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के टर्म में आपका बिजनेस, कंपनी, इंडस्ट्री यही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बेसिस पे आपके एरिया को बांटा गया है। एरिया क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्शन वाला एरिया हो सकता है, मार्केटिंग फील्ड हो सकता है, फाइनेंस फील्ड हो सकता है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स फील्ड हो सकता है, और साथ ही आर एंड डी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ लिख देती हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इतने तरीके के डिपार्टमेंट, बेसिकली मेन इतने तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स डिपेंड कर सकते हैं, कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म डिफर कर सकता है, बट मेन इतने फंक्शनल एरिया हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के। ठीक, तो प्रोडक्शन में किससे कैसे एफिशिएंटली काम हो, क्वालिटी क्या होगी, कैसे उसमें नया चीज हम डाल सकते हैं, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, इन सारी चीज को मैनेज करना। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, सेल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मार्केटिंग घूमता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे, कस्टमर की नीड और वांट को जानना, और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है, उस जो सर्विस भी दे रहे हैं तो उस हिसाब से उस कस्टमर को देना ताकि आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके, ये करना। फिर फाइनेंसिंग में बजटिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, कैपिटल मैनेजमेंट पूरी तरीके से आ गया कि कहाँ आप पैसा लगाओगे, कितना पैसा उसमें से बचाओगे, कितना
इन्वेस्ट करोगे, फिर प्रॉफिट जो आया उसमें से कितना आप पैसा एज अ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, कितना फिर फ्यूचर में री इन्वेस्ट करने के लिए रिटेन करके रखोगे। तो ये सारी चीज़ आ गया, तो ये भी एक फंक्शनल हो गया ना, क्योंकि फिनेंस में भी अब देखना सब्जेक्ट आपका आगे बनेगा, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक, फिर आ जाएगा फिनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक। तो ये सारे आपके आगे के फ्यूचर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे या मास्टर में करोगे तो आपके ये सब सब्जेक्ट बन जाते हैं। देख रहे हो, हर एक एरिया के बाद मैनेजमेंट वर्ड अपने आप लग जाता है, मतलब हर एक एरिया में आपको मैनेजमेंट करना ही करना है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो वहां पर भी यही सब आ जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक। और R&D की बात करें तो R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नया चीज को, नया प्रोडक्ट लेके आना, टेक्नोलॉजी अच्छा लेके आना, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये सारी चीज आपके R&D में आ जाती है। अब तीसरा आता है आपका लेवल ऑफ एप्लीकेशन में, कितने किस किस लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो तीनों लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और ये लोअर लेवल हो गया। टॉप लेवल क्या करता है, वो पॉलिसी बनाता है, मतलब वो एज अ स्ट्रैटेजी है जो है, वो जो पॉलिसी है वो बनाने का काम करता है कि हमारे फर्म के कुछ साल के चीज़ों को देखते हुए, जो भी उसका रिपोर्ट है उसको देखते हुए वो डिसीजन लेता है, कुछ चेंज करना होता है तो पॉलिसी में चेंजेस लेके आता है। अब वो चेंजेस आपके मिडिल लेवल को बताया जाता है। मिडिल लेवल क्या करता है, अब यही वो क्या करता है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि जो टॉप लेवल ने बताया कि ये पॉलिसी है, इस हिसाब से ये चेंजेस होने चाहिए, ये सही चीज़ होनी चाहिए, तो वो सही चीज़ कैसे होगी, वो काम करने का काम किसका है, मिडिल लेवल का है। और फिर उसके बाद लोअर लेवल क्या करता है, डे टू डे सुपरविजन करता है कि जो इम्प्लीमेंट, जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का काम यहाँ पर मिडिल लेवल ने किया, अब वो काम डे टू डे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में सुपरविजन करने का काम किसका हो जाता है, लोअर लेवल का हो जाता है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, 3 तरीके से हमने इसको बांटा है, फंक्शनल स्कोप के बेसिस पे, फंक्शनल एरिया के बेसिस पे, एंड देन लास्टली लेवल ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे, ठीक। इन 3 बेसिस पे हमने इसको बांटा। ये आपका उस वही सेम चीज हिंदी में है, ठीक, ओके, हिंदी में वही चीज दिया हुआ है, इसको भी देख लेना, थोड़ी देर के लिए रोक दे रही हूँ इसको, ओके। चलो, अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है आज के मैनेजमेंट का, जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे मेन टॉपिक आता है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो बहुत एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एकदम वास्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, खत्म ही ना हो, प्लानिंग कोई समझाने चले तो बहुत लंबा खिंच सकता है, ठीक, लेकिन हमें कवर भी तो ज्यादा करना है टॉपिक्स को। तो आज हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट करेंगे, बहुत 6 फंक्शंस हैं आपके, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका लेकर आऊंगी इसके आगे के टॉपिक्स पे। आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट सेशन रहेगा वो अभी जान लो, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पे रहेगा, जिसका स्लाइड मैं दिखाऊंगी आपको अभी, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलो, मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। जब प्लानिंग की बात आती है तो आगे कोटेशन लिखा है, आपको दिख रहा होगा, थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब करने से पहले सोचना ही क्या कहलाता है, आपका प्लानिंग कहलाता है। कि आप कोई काम करने जा रहे हो, उस काम को करने से पहले जो भी आपका पर्टिकुलर गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उस एम को या पूरा करने से पहले, अगर आपका एम है सर्टेन कोई चीज बनना, तो उसको पूरा करने के लिए आप देखोगे ना कि हमको उसके पहले पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। अगर आपका एम है सीए करना, सीएस करना, या टीचिंग प्रोफेशन में आना, या प्रोफेसर वाले फील्ड में जाना, एजुकेटर बनना, तो उसके पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो पहले ध्यान देना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली कोई भी बिजनेस जो है, वो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसके पहले उसको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों का वो क्या करता है, लिस्टिंग करता है। मतलब प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट। कब करना है, क्या क्या, पहले तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और कौन करेगा, इन सारी चीज को डिसाइड करना प्री हैंड, पहले ही, करने से पहले ही इन सारी चीज को डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, आपका प्लानिंग कहलाता है। मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन आपका यही है, इससे आसान प्लानिंग का डेफिनेशन। अब इसको आप चाहो तो और लंबा करके लिख सकते हो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बट इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं याद करा पाऊंगी। प्लानिंग मीन्स व्हाट, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में किसी चीज को डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना है था, व्हाट टू डू, क्या करूं, कैसे करूं, कब करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है, ये आपका एक डेफिनेशन यहाँ पर बन गया।
नेक्स्ट क्या है, अब इसके फीचर्स समझेंगे कि और क्या है। गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बारे में हमको सोचना है, तो ये गोल ओरिएंटेड हो गया। नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला काम आपका प्लानिंग करना ही होता है। आप किसी चीज की प्लानिंग करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आपका ये होता है प्रिसाइड्स ऑफ ऑल फंक्शन। सारे अदर फंक्शन जो भी आएंगे उसके पहले के फंक्शन सबसे पहला प्लानिंग ही है। परवेसिव है, परवेसिव मतलब डन फॉर ऑल लेवल, मतलब टॉप मिडिल लोअर हर लेवल पे ये प्लानिंग जो है वो होता ही होता है। और लास्टली कंटिन्यूस होता है, क्योंकि प्लान एक बार किए हो रहा है, उसमें कुछ बीच में गड़बड़ लिखा, वापस से प्लान करना पड़ेगा, फिर वो चलेगा, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लान नीड्स रिवीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज के साथ, इन्वायरमेंटल चेंज के साथ डायनेमिक चेंजेस हमको करने पड़ते हैं अपने प्लानिंग में भी। तो प्रोसेस भले चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर ली है तब सीधे जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लान किया, इंप्लीमेंट हो रहा है, कुछ उसमें चेंजेस आए तो वापस से प्लान करना पड़ेगा, फिर वो इंप्लीमेंट होगा। सो ऐसा ही कंटिन्यूस प्रोसेस वो चलता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा अपना, ठीक। फिर आइडेंटिफाई करना होगा अल्टरनेटिव्स, ठीक। जैसे एग्जांपल लिखा है इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 10%। हमको अपने शेयर मार्केट शेयर को 10% से इंक्रीज करना है, किसी कंपनी को 10% से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। तो अब वो आइडेंटिफाई करेगी ना कि वो कैसे कर सकती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से वो कर सकती है। तो एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक, ताकि उसका सेल बढ़े। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, कौन सा प्राइस रखना चाहिए, कंपटीशन में जो चल रहा है प्राइस उसको ही रखें, कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस रख देते हैं, बाद में कम कर देंगे, या मार्केट में हमको डिमांड बढ़ाना है उसका तो एकदम कम प्राइस कर देते हैं, तब जाके मेरा ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। सो इस तरीके से आप प्राइसिंग एडवर्टीजमेंट करके, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना के, एडवर्टीजमेंट करके, या क्वालिटी को इम्प्रूव करके, अपने सामान की, अपने गुड सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करके आप अपना ये 10% इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब यही जो किए हो उसका देखो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना हो रहा है, कितना खर्चा आप लगा रहे हो, कितना खर्चा आपका लगा। वैल्यू की जब बात करते हैं हम, तो वैल्यू कब जनरेट होता है, वैल्यू तभी जनरेट होता है जब आप जितना खर्चा लगा रहे हो उतना आपको बेनिफिट भी मिल रहा है या उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो फॉर्मूला यही बन जाता है कि कितना कॉस्ट लगाया है, कितना बेनिफिट है, कितना कॉस्ट है, इसकी बात करते हैं। तो कॉस्ट 1 अगर आता है, 1 आता है अगर, तो आपकी वैल्यू क्या है वो इंक्रीज होती है, ठीक। मतलब अल्टीमेटली आपको वैल्यू की बात करता है, कॉस्ट और बेनिफिट जो एनालिसिस करते हैं वो वैल्यू की बात करता है, कितना खर्चा आपको लगाना था, कितना आपने लगाया है, और कितना आपको बेनिफिट उससे मिल रहा है। बेनिफिट बराबर का मिल रहा है, जितना लगा है उतना मिल रहा है तो भी ठीक है, ज्यादा का मिल रहा है तो भी ठीक है, ठीक। सो इसकी बात। फिर सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये देखने के बाद, इसको देखने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है, अब उसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, लास्टली इंप्लीमेंट करना है, और रिव्यू और कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली वो करते रहना है, ताकि आपका जो प्लानिंग का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है था उसमें ये सारी कंट्रोलिंग करना है, मतलब रिजल्ट आपको उस हिसाब से देखते रहना है, ठीक। तो ये आपके स्टेप्स थे मैनेजमेंट प्लानिंग के। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है एक आपके लिए रखा था मैंने, मोबाइल कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च अ 5G स्मार्टफोन। तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, हेल्प कंट्रोल बाय सेटिंग बेंचमार्क। वो एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंस अलग से आ गया है, ये एग्जाम्पल इसका ही है, इस वाले का एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे चला गया है, एग्जाम्पल के तौर पे वो इस नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक। चलो ये इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुआ है यहाँ से। इंपॉर्टेंस एक दूसरा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी रिस्क हैं फ्यूचर में हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई या रिड्यूस करने की काम हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, प्लान जब हो जाता है, जब चीजें डिसाइड हो जाती है कौन क्या कब कैसे करेगा, तो एक कोऑर्डिनेशन बन सकता है चीजों आपस में। फिर प्रमोट कर सकते हैं हम इनोवेटिव आइडियाज को, नए आइडियाज, न्यू स्ट्रैटेजीज को हम प्रमोट कर सकते हैं। फिर हेल्प करता है कंट्रोल बाय सेटिंग बेंचमार्क। अब ये कंट्रोलिंग जो होता है, वो कंट्रोलिंग हमेशा याद रखना, आगे इसका प्रोसेस में भी आएगा। कंट्रोलिंग जो होता है किसी ना किसी एक सर्टेन बेंचमार्क से ही हम देखते हैं कि इस बेंचमार्क तक मेरा चीज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तभी उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। पहुंच गया तो उतना कंट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं पहुंचा तो हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी सारे मेरे जितने फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके हमें वो बेंचमार्क तक पहुंचना होगा। सो लास्टली ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्लानिंग का, ठीक। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो जाता है, ब्रिंगिंग रिसोर्स टुगेदर।
सारे रिसोर्स को अब प्लानिंग कर लिए, तो अब ऑर्गेनाइज करना है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, इन सारे चीज को आपको क्या करना है, टुगेदर लेके आना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग, असाइनिंग एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन। ठीक, मतलब चीजों को सिस्टमैटिक वे में आपको रखना है और उस पर काम करना है, जिसमें आप देखोगे कौन काम कर सकता है, ग्रुप बनाओगे, उस सारे एक्टिविटीज को एक दूसरे को असाइन करोगे और एक हेल्दी और ऑथोरेटिव रिलेशनशिप आप बनाओगे। ठीक, फीचर्स क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता है, ऑर्गेनाइज करना है तो मतलब जो प्लानिंग कर लिए कौन क्या करेगा कैसे करेगा, अब उसको हमें बांटना है लोगों में। ठीक, डिवीजन हो गया। अथॉरिटी रिलेशनशिप स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करता है कि एक कोई लीडर बनेगा, उसके टीम के मेंबर्स होंगे, उनको वो लीड करेगा। ठीक, तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर बनता है, किसी को अथॉरिटी दिया गया तो थोड़ी बहुत, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, ये एक चीज है। वरना अगर किसी के पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दोनों का रिलेशन आपका स्ट्रक्चर एक स्टैब्लिश होता है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर लास्टली कोऑर्डिनेट करना रिसोर्सेज को, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज जो भी हैं उसको कोऑर्डिनेट करना आपके ऑर्गेनाइजिंग में आता है। नेक्स्ट क्या है स्टेप, इसका भी आ गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज को, उसमें क्या कर रहे थे हम, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, सारी प्लानिंग हो गई, जो जो करना था वो बन गया। अब यहाँ क्या आ गया, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, फाइनेंस, किस बेसिक फंक्शनल एरिया में आपको वो चीज ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज को, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज आप ग्रुप करोगे। फिर नेक्स्ट असाइनिंग करना ड्यूटीज को, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, सही जॉब किस पर्सन को मिलना चाहिए उसको आप असाइन करोगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन मतलब आप सामने वाले को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी ट्रांसफर करोगे। और लास्टली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, साथ ही साथ आपको ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट स्टेप। चलो एग्जाम्पल के तौर पे वही पीछे का था, इन हॉस्पिटल एक्टिविटीज आर ग्रुप एज सर्जरी, ओपीडी, फार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक एग्जाम्पल आपको दिया है कैसे वो काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। जिसको जो अथॉरिटी मिली रहती है, कौन उसको लीड कर रहा है, कौन उसका मैनेजर है, कौन उसका लीडर है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देख रहा है, तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। और इसी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हो पाता है कि जो काम जो जिसका काम उसी को साझे वाला है ना, कि जिसको जो काम मिलना चाहिए उस वही कर रहा है तो वो काम बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो ये भी हो सकता है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ऐसा नहीं है कि सबको अगर काम सही से बांट दिया जाए तो ऐसे कोई एक ही पर्सन सारे काम नहीं कर रहा है या एक ही काम सब लोग नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये चीज एक बेनिफिट आपको मिलता है ऑर्गेनाइजिंग करने से। लास्टली फेलिसिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लास्टली ऑर्गेनाइजिंग करने से आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन आपकी कंपनी फर्म में दिखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या आता है, राइट पर्सन टू द राइट जॉब, सही पर्सन से सही काम करवाना ही स्टाफिंग कहलाता है, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज को लाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को लाया जाता है, सिलेक्शन कराया जाता है, उसमें से जितने भी आए हैं उसमें से सेलेक्ट करेंगे हम, फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है और लास्टली रिटेन किया जाता है उन एम्प्लॉयज को कि अगर हम आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे रहे हैं, नई नई चीज सिखा रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉय है वो किसी और कंपनी में ना जाके हमारे पास ही वो रिटेन रहे, हमारे पास ही वो काम करे। तो ये काम आ जाता है स्टाफिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि ये ह्यूमन सेंटर फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ये फंक्शन होता है हमारे एचआर को, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक, अब ह्यूमन रिसोर्सेज को कई लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक, तो उनको मैनेज करना ही आपका स्टाफिंग में आ जाता है, उनको किस तरीके से हम रिटेन कर सकते हैं, उनको नई चीज़ें जो भी अपडेट एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, उसको हम कैसे सिखा सकते हैं ताकि वो और बेहतर तरीके से हमारे फर्म में काम करें, हमारे इंस्टीट्यूट में काम करें या हमारे कंपनी में काम करें और फिर कंपनी का जो भी अल्टीमेटली जो गोल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करें। स्टाफिंग में क्या होता है कि इसमें हर इंडिविजुअल का गोल पूरा होगा तब जाके वो सेटिस्फाइड रहेगा तो कंपनी का गोल वो पूरा करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे पीपल ज्वाइन किया और जब तक वो छोड़ नहीं रहा है तब तक वो हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देता है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। डन बाय एचआर डिपार्टमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो एचआर डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है, एचआर का जो हेड होता है, एचआर मैनेजर होता है, वो इसको फुलफिल करता है।
क्लियर है? इसके भी कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप क्या है? मैन पावर प्लानिंग, मतलब अब हम देखेंगे कि हमें कितने वर्कफोर्स की जरूरत है, मतलब कितने लोगों की जरूरत है, उसको हम देखेंगे। अब जितने लोगों की जरूरत है, अब उसके लिए हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे। लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अब हम सिलेक्शन करेंगे मल्टीपल। आप एक नॉर्मल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लेके करो, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट लेके करो, या फिर नॉर्मल टेस्ट लेके सिर्फ इंटरव्यू लो, या सिर्फ इंटरव्यू लेके करो, वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है। तो सिलेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग डेवलपमेंट के साथ साथ उसका काम भी देखते रहेंगे, उसको नई नई चीज सिखाएंगे भी, और जो वो काम कर रहा है उसको एनालाइज भी करते रहेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, बेहतर किया कि नहीं, पहले वो कितना करता था अब कितना कर रहा है। तो मतलब उसके परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करेंगे, देखते रहेंगे, ध्यान चेकआउट करते हैं, अप्रेजल मतलब चेक इन करते रहते हैं कि हम वो कैसा इंसान वो काम कर रहा है। और लास्टली अच्छा कर रहा होता है तो उसको प्रमोशन और कंपनसेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे इन्फोसिस कंडक्टिंग कैंपेन रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, एक एग्जांपल दिया है कि इन्फोसिस एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उसका, वो एक कैंपेन रिक्रूटमेंट ड्राइव करता है जिसमें वो सारी चीजों को ध्यान में रखता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंश्योर कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, एक अच्छा वर्कफोर्स ले आता है। कॉम्पिटेंट मतलब जो बहुत ही कैपेबल लोग हैं उनको लेकर आता है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एफिशिएंसी, हर एक इंडिविजुअल का जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, जो उसका इंडिविजुअल गोल था, जो उसका इंडिविजुअल एक उसको सेफ्टी चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, वो उसको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एफिशिएंसी के साथ काम करता है। अगर वो सेटिस्फाइड हो तो एफिशिएंसी के साथ काम भी करेगा। फिर रिड्यूस लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब कि रिटेन करने का बात वहीं से आता है। अगर आपके यहाँ लोग रिटेन हो रहे हैं, आपकी कंपनी में लोग टिक रहे हैं, तो मतलब आपका लेबर टर्नओवर जो है वो कम हो रहा है। लेबर टर्नओवर यही दिखाता है कितने आए और कितने गए। तो जितने आ रहे उतने चले जा रहे हैं, तो लेबर टर्नओवर ज्यादा होते जा रहा है, लेकिन जितने आ रहे हैं वो रह रहे हैं और आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात मानी जाती है। ठीक, फिर क्या है? प्रमोट पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, जो स्टाफिंग है वो आपको एक पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देता है, एक इंडिविजुअल का जो ग्रोथ है उस पर ध्यान देता है, इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होता है, जो उसका नीड होता है, उसका एस्टीम नीड हो गया, वो सबको वो कंप्लीट करता है ये स्टाफिंग फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है डायरेक्टिंग करने का। ठीक, डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, हम गाइड करें और लोगों को मोटिवेट करें, ये आ जाता है आपका डायरेक्टिंग का फंक्शन। Directing is a process of guiding, supervising, motivating, leading people to achieve the organization goal. स्टाफिंग तक तो हमने देख लिया, प्लानिंग में देख लिया क्या करना है कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में सारे काम भी बांट दिए, स्टाफिंग में उस काम को करने के लिए लोगों को भी लेते आए हम। ठीक, अब लोगों को लेके आए, उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल नीड्स भी देख रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है ये। तो वहीं पर फिर डायरेक्टिंग का रोल क्या आता है कि अब वो क्या कर रहा है? एक सुपरविजन दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ताकि वो जो ह्यूमन लोग हैं, चाहे वो कोई मैन हो, इंसान हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो किसी तरह का तरीका हो, मेथड हो करने का, मशीन हो, मशीन कैसे काम कर रही है, तो इन सारे रिसोर्सेज पे, इन सारे रिसोर्सेज को डायरेक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, और साथ ही साथ जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं, एचआर हैं, उनको मोटिवेट करते रहना ताकि वो आपके कंपनी में टिके रहें और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको फुलफिल करते रहें। ये काम किस में आ जाता है? डायरेक्टिंग में आ जाता है। ठीक, और साथ ही साथ लीडरशिप भी इसमें, या डायरेक्टिंग में ही लीडरशिप की क्वालिटी आती है। आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो काम करने के लिए, तो मतलब आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, डबल बार रिपीट हुआ है क्या ये? हाँ ओके, चलो कोई नहीं। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब इसी में आता है, देखो कहीं कहीं जगह ना देखने को मिलेगा कि डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अलग से दिख रहा होगा। ठीक, मेन जो फंक्शन होते हैं वो यही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लास्टली आपका आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक, ये मेन आपके फंक्शन होते हैं। तो अब डायरेक्टिंग में ही बाकी जो अदर फंक्शन को, इन सब चीजों को अलग से दिखाया जाता है, वो सारी चीज डायरेक्टिंग में ही आती हैं। जैसे लीडरशिप डायरेक्टिंग में ही आती है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, डायरेक्ट करके आप किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, ये आ जाता है आपके डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में। नेक्स्ट, किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, चाहे आप मॉनेटरी टर्म में करो चाहे नॉन मॉनेटरी टर्म में करो। ठीक, फिर आता है कम्युनिकेशन की बात, कैसे आप अपने आइडियाज को और इन्फॉर्मेशन को फॉर्मल तरीके से सामने वाले को बता रहे हो चाहे इनफॉर्मल तरीके से बता रहे हो। ठीक, डिपेंड करता है
कैसा इंफॉर्मेशन है वो, कैसा आइडिया है वो, ठीक। फिर लास्टली सुपरविजन होता है, ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स वर्क, कि अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आप अपने लोअर लेवल का काम सुपरवाइज करो, देखो कि वो काम कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करो, किस नहीं गलत करे तो उनको पहले लाइव बताओ कि आपने गलत किया है। फिर अगर किसी सर्टेन इश्यूज की वजह से वो लेस मोटिवेटेड है तो उसको मोटिवेट करने का काम करो। तो ये काम पूरा आ जाता है आपके डायरेक्टिंग में। लीडरशिप में ऑटोक्रेटिक हो जाता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है, लेजर फेयर हो जाता है। मीनिंग जान लो, ऑटोक्रेटिक मतलब अथॉरिटी के साथ आप काम करवा रहे हो, ठीक, यू आर दी हेड और आप सबसे काम करा रहे हो। डेमोक्रेटिक में हो जाता है, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है उसमें सब मिलके डिसाइड करते हैं, वो वाला चीज हो गया। और लेजर फेयर में क्या हो जाता है, लेजर फेयर में हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, वो अपना काम खुद जानते हैं कि कैसे करना है, जिसमें मैनेजमेंट जो है उनको फ्रीली छोड़ी रहती है कि आपको जैसे मन करे आप वैसे काम करो, जितना मन करे आप उतना काम करो। वो यहाँ ये तब हो पाता है, याद रखना, लेजर फेयर जो आपका लीडरशिप टाइप है वो वहां हो पाता है जहां पर जो एम्प्लॉयज हैं या जो टीम के पीपल हैं वो हाईली मोटिवेटेड हो, तब जाके ये वाला आपका अथॉर लीडरशिप स्टाइल हो पाता है, ठीक। अब आगे देखो, ये जो जितना छोटे छोटे हम पढ़े ना, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, इन सब का नेक्स्ट आगे जो फर्दर यूनिट्स हैं इसमें डिटेल में है। तो ऑटोक्रेटिक में भी कैसे हो सकता है, डेमोक्रेटिक का भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेजर फेयर के भी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं मोटिवेशन के, मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, XYZ, बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो वो सारे थ्योरीज हम अपने नेक्स्ट यूनिट वाइज यूनिट जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक। अभी आपको बेसिक बताना था, तो बेसिक में मैंने यही बताया है कि डायरेक्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारी डिटेल में बताई हूँ कि प्लानिंग में क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है, स्टाफिंग में क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है, सिमिलरली डायरेक्टिंग में क्या होता है, स्टेप्स, डायरेक्शन, एलिमेंट्स, ये सारी चीज हमने देख लिया, ठीक। चलो, इंपॉर्टेंट क्या है, एक इनिशिएट एक्शन है, तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। आप किसी चीज को ध्यान देते हैं, आप ध्यान नहीं दो, छोड़ दो तो आपको पता नहीं रहेगा कोई चीज, लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हो, रोज ध्यान दे रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लीडर आप बने हो, लीडरशिप अपना दिखा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक इनिशिएट एक्शन रहता ही रहता है। फिर प्रोवाइड एनर्जी टू एम्प्लॉयज, इससे एम्प्लॉयज में भी एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है कि चलो कोई सर्टेन पर्सन है जो हमारा ध्यान दे रहा है या हमारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो उसके अंदर भी मोटिवेशन आता है कि वो काम वो सही तरीके से करे। फिर ब्रिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लेकर आता है कि सब चीज एक सिस्टमैटिक वे में डायरेक्शन में काम हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टीम वर्क और एफिशिएंसी को डेवलप करता है। चलो, लास्टली आपका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल करना, मतलब मेजरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस। अभी जो कंट्रोल वाला चीज होता है वो कहीं ना कहीं कोई बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क होता है या स्टैंडर्ड बोलो, एक स्टैंडर्ड होता है, बेंचमार्क होता है, जो जब प्लानिंग कर रहे होते थे तब डिसाइड किए होते थे कि यहाँ तक हमको पहुंचना है, ये मेरा बेंचमार्क है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो वो जो प्लानिंग के टाइम ये बेंचमार्क और स्टैंडर्ड फिक्स हुआ था, इसी को पूरा करने के लिए हमें अब कंट्रोल करना पड़ता है। डायरेक्ट तो हम कर ही रहे थे कैसे करना है, कि नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीज हम कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें मेजर करना और करेक्ट करना परफॉर्मेंस को करेक्ट कब करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड कोई बनाए होंगे, तो उस स्टैंडर्ड तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस पे ध्यान देना ही आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। क्या मीनिंग लिखा है, इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, जो अभी रिजल्ट आया है वो मैच कर रहा है जो प्लान परफॉर्मेंस था, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उससे मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही काम आता है आपके कंट्रोलिंग में। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, और साथ ही साथ सही एक्शन लेना जब भी नेसेसरी हो, तब आपको सही एक्शन लेना, इन्हीं दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए आपका कंट्रोलिंग कहलाता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ठीक। मेजर करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या हुआ उसको मेजर करना है, कंपेयर करना है इस परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने किया है, जो स्टैंडर्ड्स बनाया था उन दोनों को आपस में कंपेयर करो। अगर जिस स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे खत्म हो गया कंट्रोलिंग, लेकिन अगर नहीं किया है तो अब हमको एनालिसिस करना है, क्या चेंजेस आए हैं उसमें, किया है चेंजेस आए हैं तो अब हमें करेक्टिव एक्शन उसमें लेना है। अगर स्टैंडर्ड से मैच नहीं किया तो एक्शन लेंगे, स्टैंडर्ड से मैच कर लिया या एनालिसिस करने पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर एंड हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज की प्लानिंग करो, ठीक, क्लियर है। तो इतना था आपका ये 5 इसके क्लियर। तो अब एक बार एक पेज पे हम इसको देख लेते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं क्या क्या था प्लानिंग, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है,
ये रुकना, अभी एक और टॉपिक बचा है इसमें, अभी रुको, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्टली कंट्रोलिंग। ये था आपका क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आ गया आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अब इसके बाद हम क्यों यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, क्योंकि हमको एक और इसके बाद एक वर्ड आपको एक बार बताना है, ठीक, जो कि है जस्ट अ सेकेंड, जो कि है आपका कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान देना इस चीज को, मैंने क्या कहा है कि ये आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं। ओके, तो कुछ ऑथर्स के द्वारा ये माना गया है कि कोऑर्डिनेशन भी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ठीक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है, ठीक, माना गया है। ठीक, तो क्या हो जाता है फिर फंक्शन आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्टली कोऑर्डिनेटिंग। ये आपका हो जाएगा 6th वाला फंक्शन। ठीक है, कुछ ने कहा है कि इसको एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम मानते हैं, कहते हैं, और कुछ ने कहा है कि नहीं, हम कोऑर्डिनेशन को एज अ नहीं मानते हैं, सिर्फ इतना ही हमारे ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो अभी कौन कह रहे हैं, कौन ऐसा है जो कह रहे हैं कि इसको एज अ हम मैनेजमेंट के फंक्शन में लें, और कौन कह रहा है कि नहीं लें, तो कौन कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग इसको एज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। फंडामेंटल मतलब बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू हुम, हेनरी फ्योल के द्वारा। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन को ही क्या कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ इसका एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि ये सारे इन सब चीज के बाद आता है आपका ये कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज के बाद आपका आता है कोऑर्डिनेशन, कि अब इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को कैसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से बेहतर तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम हम कर रहे हैं, वो आ जाता है आपका एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन को ही एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया है, फ्रूट्स एंड डॉनल के द्वारा ये कहा गया है। ठीक, फ्रूट्स एंड डॉनल के द्वारा ये कहा गया है। ओके, इन्होंने कहा है कि ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। आगे आपके इसमें लिखा भी होगा, मे बी, मुझे याद नहीं है लिखा है कि नहीं लिखा है आपके स्लाइड में, बट इतना आपको बताना जरूरी था ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि मैनेजमेंट का फंक्शन आप देखोगे तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स आपको डिफरेंट आपको फंक्शंस दिखाई दे सकते हैं, बट बेसिक जो है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ फंक्शंस आपके ये हुए। कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन माना गया है किसके द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि ये एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि इन सारी चीज को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके करना है वो आपको कोऑर्डिनेशन ही बताता है। ठीक, अच्छा, ये आई थिंक डायरेक्टिंग का कुछ रह गया था, सॉरी, कंट्रोलिंग का हमने सिर्फ इसमें स्टेप पढ़ा था। स्टेप के बाद आपके फीचर्स थे कि कंट्रोलिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लुकिंग फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड देखता रहता है, फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को हम उसमें चेक कर रहे थे, और ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट में ये काम देता है, ठीक, काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गया इसके, गोल को अचीव करना, एफिशिएंसी, एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सही तरीके से, उसके लिए काम करता है। इंप्रूव करना एम्प्लॉय के डिसीजंस को, और बेटर प्लानिंग कर पाना, क्योंकि हम किस में देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है, स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है, और जो एक्चुअल हम कर रहे हैं, इसके बीच का हम डिफरेंस देख रहे होते हैं। तो यही कंट्रोलिंग में था। वापस से आई थिंक ये 2 स्लाइड छूट गया था, मुझे इसके बाद वो चीज़ बताना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। ये कंट्रोलिंग के बाद ही आपके फीचर्स थे और इम्पोर्टेंस थे, इसके बाद आपको ये बताना था, और लास्ट ही आपका यही कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन में क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है, इट रन्स थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
मैनेज, इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे इसको कोऑर्डिनेट करना है सही तरीके से, वो आपको बताता है कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। सिंक्रोनाइज करना मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रुप एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए काम कराना, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है, गोल जो एम है कंपनी का, उसको वो पूरा कर सके। एग्जाम्पल ऑफ इन अ फर्म फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक टीम, टेक्नीशियन मस्ट कोऑर्डिनेट। इन सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तो चलती रहेगी, लेकिन इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना, सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, आपको ये लास्टली ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। ओके, ये आपका एक कंपैरिजन टेबल है जो मैंने बनाया था, ताकि आपको एक शॉर्ट में एक क्रिस्प आपको मिल जाए कि प्लानिंग मतलब क्या है, डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। स्टाफिंग मतलब राइट पीपल एट राइट जॉब। डायरेक्टिंग मतलब गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग। एंड लास्ट कंट्रोलिंग मतलब मेजरिंग एंड करेक्टिंग। ठीक, सो ये आपके लिए शॉर्ट में आपको बता दिया गया था, ताकि आपको कहानी भले भूल जाओ, कम से कम ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक, ये याद रहेगा तो कहानी वापस से याद आ जाएगा, वापस से फ्लैशबैक हो जाएगा। ठीक, चलो चलो इसी के साथ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो यही है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत है, इनफ है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अपने में खुद एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। होप समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक, कमेंट करके बताओगे? ओके, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बताओगे ज़रूर। और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी आपके सेशंस जो हैं वो आते रहेंगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अपडेट्स आगे की, चाहे यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिस हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।